Welcome back to our channel College Tutor. I hope you have already seen our previous videos. If you haven't saw those videos, please go through those videos so that you'll be able to understand this video as well. So today we're starting with the residential status of HUF. अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपको याद होगा कि मैंने आपको एक कंसेप्ट चेक दिया था जो कि हम इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे. In this video, we'll discuss about residential status of other SSEs. We have already discussed residential status of an individual and we have already discussed the incidence of tax. That means कौन सी ऐसी इनकम है जो कि आपकी टैक्सेबल होती है इन 3 cases, that is resident, ordinary resident, RNOR and NR, that is non-resident. So we have already discussed which income is taxable and which income is not taxable in these 3 cases. Now residential status of HUF. So if an HUF is situated in India, even if it's partly situated in India, we call it as a resident. But if its control and management is outside India, wholly outside India, that means it is a non-resident. So we can find HUF का residential status by only seeing कि वो control और manage कहाँ से हो रहा है. अगर उसको कंट्रोल किया जा रहा है इंडिया से तो वो एक रेजिडेंट है. अगर वो आउटसाइड इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है तो वो एक नॉन रेजिडेंट. लेकिन क्या वो ROR है? अगर वो रेजिडेंट है, क्या वो ROR है या फिर वो RONOR? दैट मीन्स नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट. सो यहाँ पर ROR और RNOR का हमें अगर पता लगाना हो तो हमें कर्ता का रेजिडेंशियल स्टेटस देखना पड़ता है. अगर कर्ता 2 आउट ऑफ 10 years प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में रेजिडेंट रहा है इंडिया का, तो ये एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है. और दूसरी कंडीशन होती है 730 days इन 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में अगर वो रेजिडेंट रहे हैं, 730 days इंडिया में रहे हैं, तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आप कह सकते हैं कि HUF ROR है, यानी कि रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है. लेकिन अगर इनमें से एक भी कंडीशन पूरी नहीं होती है तो हम उनको RNOR कहेंगे. ठीक है, तो अदर केसेस में आपको यहाँ लिख सकती हूँ कि अदर केसेस में वो HUF RNOR बन जाएगी. रेजिडेंट तो वो पहले से ही है ही, क्योंकि वो हमें कैसे पता लगा? अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट को देखकर कि अगर वो इंडिया में है, इवन इफ इट इज पार्टली इन इंडिया, वी कॉल इट एज रेजिडेंट. सो दिस इज ऑल अबाउट residential status of HUF. Now we'll discuss residential status of a company. It is very, very important to understand that the Indian company will always be a resident. There is no case where an Indian company can be called as non-resident. क्योंकि इंडियन कंपनी है तो वो हमेशा ही रेजिडेंट होगी. लेकिन अगर हम फॉरेन कंपनी की बात करते हैं तो फॉरेन कंपनी में हम देखते हैं कि उसका पोएम, दैट मीन्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, कहाँ पर है. प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कुछ की डिसीजंस कहाँ लिए जा रहे हैं. वो की डिसीजंस ऐसे डिसीजंस होते हैं जो कि फर्म को पूरी तरीके से, कंपनी को पूरी तरीके से अफेक्ट करते हैं. तो वो की डिसीजन कहाँ लिए जा रहे हैं, वो इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ हो रही है. अगर वो इंडिया में हो रही है तो फिर वो रेजिडेंट है. अगर वो इंडिया में नहीं हो रही है तो वो नॉन रेजिडेंट. तो अगर इंडिया में पोएम है तो रेजिडेंट, नहीं है तो नॉन रेजिडेंट. तो बहुत सिंपल है, इंडियन कंपनी हमेशा ही रेजिडेंट होगी और फॉरेन कंपनी के केस में हम उसका पोएम देखेंगे कि वो कहाँ पर सिचुएटेड है. हम रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ेंगे बाकी एसएससी का, दैट इज फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल अथॉरिटी, सबकी हम जो रेजिडेंशियल स्टेटस हमारे बाकी पर्सनस हैं उनकी रेजिडेंशियल स्टेटस देख रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है कि अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली या पार्टली इंडिया में होता है तो वह रेजिडेंट कहलाएगा. बहुत सिंपल सी बात है. लेकिन अगर सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया है तो वो एक नॉन रेजिडेंट कहलाएगा. हम किस में देखते हैं? प्रीवियस ईयर में, कि प्रीवियस ईयर में क्या वो जो BOI है, AOP है, फॉर्म है, क्या वो आउटसाइड इंडिया उसका मैनेजमेंट हो रहा है, कंट्रोल आया, तो वो नॉन रेजिडेंट है. तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई कंडीशंस फुलफिल नहीं करनी होती, सिंपल सी चीज़ है. अब मैं आपको वो कंसेप्ट चेक करा रही हूँ जो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा एंड में. इसको आप खुद करें पहले तो बेहतर रहेगा, ताकि आप ये समझ पाएँ कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है. If you'll not be able to do it, that means you need to re-watch all the videos and calmly आप सारी चीज़ों को समझें. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि PQR एक पार्टनरशिप फर्म है. ठीक है, तो फर्म की बात की जा रही है, यानी कि हम देखेंगे कि इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ हो रहा है. ये डील कर रही है आयुर्वेदिक मेडिसिन में इंडिया में.
ठीक है, तो डीलिंग इसकी यहाँ पर हो रही है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम में लिखा है द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली सिचुएटेड। क्या कह रहा है? होली सिचुएटेड इन भूटान, यानी कि आउटसाइड इंडिया है सिचुएटेड, तो इट मीन्स इट इज़ नॉन रेजिडेंट। इन नेक्स्ट क्वेश्चन रजत है जो कि इंडियन सिटीजन है। ध्यान दीजिएगा कि एक इंडियन सिटीजन है, तो अगर इंडियन सिटीजन है तो ये हम कह सकते हैं कि रेजिडेंट के केस में उसकी ग्लोबल इनकम जो होगी वो तो टैक्सेबल होगी इन एनी केस। ओनली देयर इज वन केस वेयर इट इज नॉट टैक्सेबल, और इट इज, लेट्स सी देन not ordinary resident if he is a not ordinary resident, and if he is a non-resident. तो we'll see in each of the cases कि कौन कौन सी इनकम इन तीन केसेस में उसकी टैक्सेबल होगी। सबसे पहले है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन यूके। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यूके में एक प्रॉपर्टी है उसकी और उसको उसकी इनकम मिल रही है, ठीक है, इनकम उसको मिल रही है। अब अगर हम देखें तो अगर वो रेजिडेंट होगा तो ठीक है, क्योंकि रेजिडेंट के केस में तो मैंने पहले ही बोल दिया कि रेजिडेंट होता है ना, उसकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, चाहे वो कहीं भी कमाए अर्न करे, चाहे वो कहीं भी खाए पिए उसको वहीं पर खर्च करके आ जाए, फिर भी उसको यहाँ टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि वो रेजिडेंट है। अगर वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्योंकि वो उसकी फॉरेन इनकम, यहाँ पर सिर्फ जो हमारी इंडियन इनकम होती है वो टैक्सेबल होती है, और नॉन रेजिडेंट है तो टैक्सेबल होगी ही नहीं। बी केस कहता है सैलरी अर्नड एंड रिसीव्ड इन इंडिया। अब आई डोंट थिंक सो इसमें मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर पहले से ही लिखा है कि अर्न भी इंडिया में हुई है और रिसीव भी इंडिया में हुई है, तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ गलत या कुछ कन्फ्यूजन आपको हो। यहाँ पर तीनों ही केस में ये टैक्सेबल होगी। प्रॉफिट्स फ्रॉम अ बिजनेस सिचुएटेड इन यूके बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो साफ सी बात है कि वो बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, तो यानी कि जो हमारा रेजिडेंट है वो तो देगा ही देगा, साथ ही साथ हमारा एनओआर भी देगा क्योंकि ये इंडियन इनकम की बात हो रही है, और नॉन रेजिडेंट नहीं देगा टैक्स। पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम, ये ध्यान दीजिएगा कि इंडिया में कोई टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल कोई फॉरेन इनकम आ रही है जो कि पिछले साल की है, पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम है। अब अगर फॉरेन इनकम अनटैक्स्ड है इंडिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि फॉरेन कंट्री में, जिस कंट्री में भी आपने वो इनकम कमाई होगी वहाँ पर आपने कुछ ना कुछ टैक्स तो दिया होगा, ठीक है। और अगर वो आप इनकम ला रहे हैं, फॉरेन इनकम इंडिया में ला रहे हैं, ठीक है, कभी भी आप ला रहे हैं, अगर प्रीवियस ईयर में आप ला रहे हैं उस इनकम को, तो उस पर आप पहले से ही उस फॉरेन कंट्री में टैक्स दे चुके हैं, राइट। तो वो अनटैक्स्ड इंडिया में है लेकिन वो आगे भी टैक्स नहीं होगी, तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन द केस ऑफ नॉन रेजिडेंट एंड आर इनकम। सो द अनटैक्स्ड इनकम which is a foreign income, right, which is a foreign income and it is untaxed, so that doesn't mean कि अब आप इंडिया में ला रहे हो तो आप उस पर टैक्स दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। सो यहाँ पर ये केस ऐसा है जहाँ पर तीनों ही उस पर टैक्स नहीं देंगे। देन ई, डिविडेंड पेड बाय एन इंडियन कंपनी, अब कहीं भी रिसीव हुआ हो, कौन दे रहा है? इंडियन कंपनी पे कर रही है, तो यहाँ पर तीनों ही टैक्सेबल होंगे। प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बिजनेस इन हैदराबाद, इंडिया में है तो यहाँ पर तो कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, इंडिया में तो तीनों ही टैक्स देंगे, साफ सी बात है। सो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वीडियो स्टार्टिंग से देखें। अगर आप बीच में कोई वीडियो छोड़ देते हैं तो उससे सारा कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल कन्फ्यूजन हो जाता है उससे। प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यहाँ पर आप कमेंट्स में फीडबैक भी दे सकते हैं। Thank you for watching and don't forget to subscribe our channel College Tutor.